याद है ना। फिर इसमें अलग अलग केसेस देखे थे। आइसोथर्मल में टेम्परेचर वाली टर्म को जीरो करा देंगे, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम वाली टर्म को जीरो बना देंगे, और आइसोबारिक में प्रेशर वाली टर्म को जीरो बना देंगे। याद है ना। फिर एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पढ़ा था कब, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में आइसेंट्रोपिक बन जाता है, अरे याद है। और लास्ट में एक पढ़ा था फेज ट्रांजिशन का, डेल्टा एच फॉर फेज ट्रांजिशन बराबर डेल्टा एच ऑफ फेज ट्रांजिशन अपॉन टेम्परेचर। याद है ना। फिर लिखने को दिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी चेंज, दिया था क्या। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी चेंज में पहला फैक्टर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा एच भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो डेल्टा एच भी लेस देन जीरो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर गैस के मोल, डेल्टा एन जी किस में निकालते हैं, रिएक्शन में निकालते हैं ना। डेल्टा एन जी पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। गैस ज्यादा तो रेंडमनेस भी, बस हो गई बातें। और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो मतलब उधर गैस कम है तो रैंडमनेस कम, तो एंट्रोपी भी कम हो गई। दूसरा फिजिकल स्टेट था क्या, फिजिकल स्टेट सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में, उससे कम, उससे कम। अगला फैक्टर गैसियस मोल्स बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी क्या। अगला टेम्परेचर बढ़ाने से भी एंट्रोपी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एनर्जी बढ़ाना, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो रैंडमनेस भी बढ़ेगी। अगला प्रेशर उल्टा चलता है, टेम्परेचर प्रेशर याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाया था उल्टा चलता है। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल तो पास पास ला रहे हो ना, पास पास लाने का मतलब उनके बीच का वॉल्यूम क्या हो गया, कम, तो रैंडमनेस भी क्या हो जाएगी, कम। अगला फैक्टर मिक्सचर। इसमें ध्यान रखना एक कंफ्यूजन रहता है, पहले बता देता हूं। सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, गैस गैस का मिक्सचर है। तो ये कह रहा है अगर इस मिक्सचर को इस मिक्सचर से कंपेयर करो और इस मिक्सचर से कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी इसकी, फिर इसकी, पल्ले बड़ा। रीजन सिंपल है, गैस और गैस इजीली इंटरमिक्स हो जाती है क्या। उसका लॉजिक सिंपल है, बचपन से एक चीज पढ़ी है तुमने, गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। एक्चुअल लॉजिक आज बता रहा हूं। सॉलिड लिक्विड गैस का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड। सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। गैस के पार्टिकल में ध्यान रखना अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्शन डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है, इसीलिए पार्टिकल्स को जितनी जगह मिलती है ना उतना दूर जाके बैठ जाते हैं। सिंपल सी बात है, दो लोग हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, जगह कम मिलेगी तो बिल्कुल कोने पे जाके बैठ जाएंगे, उनको और ज्यादा जगह दोगे तो और कोने पे जाके बैठ जाएंगे। तो जब गैस और गैस का मिक्सचर बनेगा तो मिक्सचर बनती वॉल्यूम बढ़ गई ना, तो जो पुराने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडमनेस भी बढ़ गई, इधर वाले मिक्सचर के भी रैंडमनेस बढ़ गई, इधर वाले मिक्सचर के लिए भी रैंडमनेस बढ़ गई। जैसे इसमें पार्टीशन कर दिया कमरे में, इधर गैस वन, इधर गैस टू, पहले इनके पास इतनी जगह थी, अब पार्टीशन हटा दो, अब इस गैस के पास तो पूरी जगह हो गई ना, इस गैस के पास भी पूरी जगह होगी, तो मॉलिक्यूल जो पहले दूर दूर इस एरिया में बैठे थे अब और दूर दूर बैठेंगे, और जगह जितनी ज्यादा मिलेगी उतना रैंडमनेस बढ़ जाएगा। अब दूसरी चीज, इसी पॉइंट में एक और पॉइंट है, कोई पूछे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर बनाया, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर बनाया, गैस गैस का मिक्सचर बनाया, मिक्सचर से पहले वाली एंट्रोपी को मिक्सचर के बाद वाली एंट्रोपी से कंपेयर करो तो बाद में एंट्रोपी सबकी ही बढ़ेगी। पहले एक सॉलिड था, अब दो सॉलिड मिलाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ी गई ना, तो अगेन रैंडमनेस तो थोड़ी बहुत बढ़ जाए। तो दो पॉइंट हैं, एक तो तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करना, मिक्सचर्स को,
समझ में आया? तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज किस में आएगा? गैस गैस के मिक्सचर में, उससे कम और उससे कम। लेकिन अगर ये पूछे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर बनाया, पहले एक सॉलिड था उससे, तो अभी भी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो दोनों केस में एंट्रोपी बढ़ती है, चाहे मिक्सचर को मिक्सचर से कंपेयर करो, चाहे मिक्सचर को इनिशियल पोजीशन से कंपेयर करो। इज इट क्लियर? पक्का? अरे जाग रहे हो ना? फिर अब इसमें ना जो ये हेडिंग है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी चेंज, इसमें ध्यान ये रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा, पहली चीज क्वेश्चन कैसा मिलेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एस इज पॉजिटिव या नेगेटिव। इन सब केसेस में जब भी आपको एंट्रोपी कंपेयर करवा रहा है, क्या बोल रहा हूं, तो फैक्टर्स यूज करने हैं। फैक्टर्स में भी ध्यान रखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर डेल्टा एनजी ही देखना है। अगर डेल्टा एनजी वाला फैक्टर नहीं लग रहा तो दूसरा फैक्टर फिजिकल स्टेट देखना। फिजिकल स्टेट वाला फैक्टर नहीं लग रहा तो गैसियस मोल्स देखना। गैसियस मोल्स वाला फैक्टर नहीं लग रहा तो टेम्परेचर देखना। टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं लग रहा तो प्रेशर। प्रेशर वाला फैक्टर नहीं लग रहा तो लास्ट में मिक्सचर। पल्ले पड़ा क्या? फिर कुछ फेमस एग्जांपल लिखने को बोले थे, लिख लिए क्या? फेमस एग्जांपल में पहला, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट किससे ज्यादा? डायमंड से। इसका रीजन अगर पता हो थोड़ा सा, याद है क्या? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक में। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लेयर्स के बीच में मूव करता रहता है। डायमंड में ऐसा नहीं होता। डायमंड में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट भी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ही है, पर बस उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपेरेटिवली एंट्रोपी क्या हो गई? ज्यादा। इसीलिए डायमंड एक इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ग्रेफाइट एक कंडक्टर होता है। पल्ले पड़ा गया? दूसरा पॉइंट, NH4Cl solid gives NH4 plus aqueous plus Cl minus aqueous। इसमें भी एंट्रोपी बढ़ रही है, कारण बताओ। हाँ, क्या बढ़ गया? आयंस बढ़ गए। सिंपल सी बात है, सॉलिड और आयंस में से ज्यादा फ्री मूवमेंट किसका? आयंस का। तो एंट्रोपी बढ़ गई। अगला, हाँ, HCl को जैसे ही Ag प्लस के सॉल्यूशन में मिक्स करोगे तो सडनली AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। बचपन से सुना होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बहुत रेडिली बनता है, व्हाइट पीपीटी। और रेडिली मतलब बहुत जल्दी बन जाता है। पीपीटी बनने से एंट्रोपी क्यों घटी? पहले आयन था, अब वो सॉलिड बन गया। आयन का फ्री मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया ना, एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। अगला एग्जांपल, बॉइलिंग ऑफ एग में डीनेचुरेशन। अगर डीनेचुरेशन पढ़ा दिया गया बायो में, आगे आएगा उसमें समझ में आ जाएगा एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। किस वजह से? डीनेचुरेशन की वजह से। अगला, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ में एंट्रोपी क्या हो जाती है? कम। कारण, रबड़ देखा है, रबड़ को छोड़ दो, रैंडमली पड़ा हुआ है। जैसे ही आपने उसको स्ट्रेच किया ना, उसके मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनना मतलब डिसऑर्डरनेस क्या हो गई? कम। इसलिए एंट्रोपी क्या हो गई? कम। तो दुखी होगी क्यों दिख रही है? अच्छा, पड़ोसी आ गई है इसलिए। हाँ, ये इरेगुलरिटी बता। वो हंस रही पड़ोसी, सारी पोले तो उसको पता है। अच्छा, चलो मुद्दे की बात। अगला एग्जांपल खत्म हो गया क्या? इसमें एक और एग्जांपल लिख लो साइड में एडजस्ट करके। इन रस्टिंग ऑफ आयरन, इन रस्टिंग ऑफ आयरन एंट्रोपी इंक्रीजेस। ये सब लिख लिया क्या तूने? टोटल एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, सभी पूरा मॉड्यूल ही छाप दिया। मैंने ये दो चीज लिखने को कहा था बस।
दो चीजें बोली थी ना लिखने को, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी चेंज और दूसरा सम फेमस एग्जांपल, बस यही दो चीजें बोली थी। अरे जाग रहे हो ना? लिखो क्वेश्चन नंबर 3, दो ही कराए थे ना कल। टेन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस 10 moles of an ideal gas are allowed to expand are allowed to expand reversibly and isothermally from 10 meter cube from 10 meter cube to 30 meter cube 30 meter cube at 127 degree Celsius. Full stop. Calculate the value of entropy change in kilojoules per Kelvin. करो ट्राई। पहली चीज तो आइसोथर्मल बोल दिया तो प्रोसेस बोल दिया क्या? तो प्रोसेस वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर आइसोथर्मल बोल दिया है तो टेम्परेचर वाली टर्म तो जीरो हो गई। 2.303 एन आर, वॉल्यूम दिया है इसलिए लॉग ऑफ V2/V1। सारी वैल्यूज गिवन है। 10 मोल से आर का वैल्यू 25/3 इंटू लॉग ऑफ 30/10। करो मल्टीप्लाई। किधर आगे पीछे ध्यान कहाँ जा रहा है? खुद की कॉपी में देख लेना बस, भरोसा रख सही किया होगा। कितना आया? 0.092, 0.092 किलो जूल पर केल्विन। अगला, फाइंड द
साइन ऑफ डेल्टा एस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है सॉल्ट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना। दुनिया के सारे सॉल्ट कैसे, तो किस में टूट जाएंगे, आयंस। तो यही एग्जांपल आपने फेमस एग्जांपल में लिखा हुआ भी है, NH4Cl वाला। तो बस वर्ड चेंज कर दिया है, इसमें एंट्रोपी बढ़ती है। ध्यान रखना, एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है डेल्टा एस का साइन। डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगला फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड एट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है, वाटर नहीं, जनरल बनाना है। लिक्विड से क्या बनेगा, सॉलिड, बर्फ बना दी। तो एंट्रोपी बढ़ी कि कम हो गई, कम हो गई। तो डेल्टा एस का साइन नेगेटिव। अगला एग्जांपल, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या, पॉलीमराइजेशन का मीनिंग होता है एन पार्टिकल्स जुड़ के एक पार्टिकल बनाए। जैसे बचपन से एक नाम सुना है, पॉलीइथीन। पॉलीथीन जो होती है वो पॉलीइथीन होती है, इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो डेल्टा एस का साइन नेगेटिव। अगला स्प्रेडिंग ऑफ इंक। इंक का फैलना, फैल गया मतलब एंट्रोपी बढ़ गई ना। अगला एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ गैस। अगला combustion of benzene at 25 डिग्री सेल्सियस। एक्सपांशन ऑफ गैस क्या जाएगा, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव। बेंजीन का कंबशन करवाओ,
C6H6 combustion means reaction with O2. Hydrocarbon का combustion always produces CO2 plus H2. यही सीखना है. रूम टेम्परेचर पर बेंजीन लिक्विड है, ऐसी H2O भी लिक्विड ही रहेगा. डेल्टा एन जी जीरो आ गया? नहीं आया, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. बैलेंसिंग करो पहले. हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बैलेंसिंग सबसे पहले. कार्बन, कितने कार्बन है? 6. हाइड्रोजन 6 हो गए. ऑक्सीजन देखोगे तो 15/2. दो ऑप्शन है, या तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है वैसे तो. बाकी अगर रिएक्शन बनानी पड़े एग्जाम में तो होल नंबर चाहिए सारे. यहां पर ये गैस है और ये भी गैस है, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. 6 और 7.5, 6 माइनस 7.5 -1.5. डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव. किससे बनेगा? तो गैस के मॉलिक्यूल भी तो ज्यादा लिए ना पहले, कन्वर्ट होके तो कम ही मिले. ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं, एक से नहीं देखना. क्लियर है क्या? सारे एग्जाम्पल चमके? बोलो अगला एग्जाम्पल. कन्वर्जन ऑफ Fe from 100 डिग्री सेल्सियस to 200 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे कौन सा फैक्टर देखेंगे? उसको बंद करो तो, कर्टन को. तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा फैक्टर आएगा? टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? मतलब एंट्रोपी भी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव. ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4. देखो क्वेश्चन नंबर 5. इफ द हीट ऑफ फ्यूजन of a solid at its freezing point at constant pressure is 1.4 kilocalorie per mole. Then find the entropy change when freezing takes place. If freezing point is 100 Kelvin.
पहली चीज तो ये फ्रीजिंग और फ्यूजन, ये फेस ट्रांजिशन है क्या? तो ये फ्रीजिंग करवाना चाह रहा है, मतलब लिक्विड को किस में भेजो, सॉलिड में। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ध्यान रखना है। जितने भी फेस ट्रांजिशंस होते हैं, दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इसने जो दिया है ना, वो आपको दिया है हीट ऑफ फ्यूजन। और कब दिया है? एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच होता है क्या? तो डेल्टा एच फ्यूजन दिया है तुम्हें 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। दिया फ्यूजन का है, पूछा फ्रीजिंग का है, बस ये ध्यान रखना है। और कांस्टेंट प्रेशर क्या दिया है, मतलब डेल्टा एच दिया, हमें भी डेल्टा एच ही चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देता तो ये क्या हो जाता, डेल्टा ई। हमें जो पूछ रहा है वो डेल्टा एस फ्रीजिंग पूछ रहा है। ये मैंने कल भी बताया था, अगर फ्रीजिंग पूछ रहा है और दिया फ्यूजन है, तो वैल्यू एज इट इज लेनी है कि माइनस में। तो -1.4 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। अभी किलो कैलोरी में तो इंटू 1000 कर दो, कितना आया, -14। यूनिट क्या आ जाएगी अब, कैलोरी पर केल्विन। कैलोरी पर केल्विन को ईयू लिख के दे सकता है, एंट्रोपी यूनिट। कल वाले क्वेश्चन में समझाया भी था। अगली हेडिंग बनाओ, टोटल एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। टोटल एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस टोटल से, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स को डेल्टा एस यूनिवर्स लिखते हैं। वो कहाँ है आज, मेरा आज पढ़ाई कर रहा है, आईएएस बनना है उसको, है बन के ही मानेगा। वे क्या आ जाए, है ना, सोनू को। वो जोरदार लड़का है यार, मैं तो तीन तीन साल से समुन्नत बिल्डिंग में पढ़ा रहा था, उसी बिल्डिंग में रहता है वो बच्चा। अरे वो क्या क्या बातें करता है तुम सोच नहीं सकते, सीखने को मिला। एक दिन मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, कोविड की बात है, मतलब क्या ही बोलूं फिर। वहाँ केबिन बने हुए हैं समुन्नत में, है ना, ऑनलाइन क्लासेस, पूरे साउंड प्रूफ केबिन से। एकदम से आ गया गेट को बजा के, मैं उठ के खड़ा, वो भागता हुआ भाग गया। उसके बाद जब भी मेरे को देखता था ना वो, उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं 3 साल 4 साल उसी बिल्डिंग में पढ़ा रहा था। मैंने एक ही लाइन बोली, मेहनत नहीं है तेरे अंदर। फिर मुझे समझ में आया कि यार जो आदमी नीतीश कुमार से ऐसी बात कर सकता है तो दबंग ही तो है। फिर मुझे बाद में पता चला ये सोनू है, सोनू था मतलब। वो जोरदार आदमी था यार। एक वहां पे वो भी गूगल बॉय है, वही है वो। हाँ, दिखता नहीं है वो, नाम गूगल बॉय है ना, पढ़ता होगा यार वो। देखो, एक है पढ़ाई वाला बच्चा और एक है बकैती वाला।
वो उस कैटेगरी में आता था। जो पॉलिटिक्स की बातें करने लग जाओ इस उम्र में, समझ जाओ ना कैसा था वो। चलो, टोटल एंट्रोपी चेंज बन गया वो आईएएस भैया, बन चुका है वो। आईएएस वालों ने सीट रिजर्व कर रखी है उसके लिए, तो जब आएगा तेरे को मिलेगी। नाम नहीं लेना किसी। हैं? कौन से सर? बड़ा हुआ है क्या तुमसे? एक तो एसटी सर के भाई हैं, जेटी सर। एसटी सर जानते हो? एसटी सर के भाई जेटी सर भी इसी बिल्डिंग में आ गए अब। वो बीच में सेंटर पे थे ना जो, देखे थे ना 3 फोटो। कौन से 3 फोटो? आधे सोच रहे हैं ये चीज़ तो वायरल जल्दी हो जाती है। बच्चों को इन्हीं में तो इंटरेस्ट है, इस साल के बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड थोड़ी हैं। कहानियां सुनाओ इस बार तो। चलो, पूरा ध्यान बोर्ड पे। कॉपी बंद कर दो, ये छोटा समझने का टॉपिक है। इसी से एक्चुअली लास्ट टॉपिक कनेक्ट होता है, दैट इज गिब्स एनर्जी। तो वो आज स्टार्ट करके कल खत्म कर देंगे। परसों से मेरी क्लास नहीं है, दिवाली के बाद तो पता नहीं। अब बीच में मुझे एक क्लास लेनी पड़ेगी डिस्कशन के लिए दिवाली बाद। दिवाली तक थर्मो पूरा निपटा लोगे ना? थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कह रहा हूँ। पहले करें बाद में करें डिस्कशन? पहले रखें तो 16 तारीख को डिस्कशन रख लेंगे, लास्ट डे। मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो 15 को वापस आ जाऊंगा। कहाँ जाऊँ, मेरा घर यहीं है भाई। तुम घर जा रहे हो ना दिवाली मनाने, तो मैं भी तो घर ही आऊंगा वापस दिवाली मनाने। ये बार बार एक ही लाइन मत बोला, अगर इससे आदमी को लगता है कि लावारिस तो नहीं है। घर बुलाऊंगा, बढ़िया पार्टी मिलेगी, घर पे लेगा पार्टी बस। सिलेक्शन के बाद दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है। तो डाउट है मतलब तेरे को डाउट है ना कि सिलेक्शन नहीं होगा? क्या है? तो सही में? तो उसमें क्या दिक्कत है? तू भी तो यहीं बैठा है। कॉपी, फिर कॉपी ओपन कर। मेरे पास मत हुआ कर बीच बीच में, बोल के जब चुप हो जाता है ना मुंडी घुमा लेता है, फिर ये एक्सपेक्ट किया कि काउंटर भी मिलेगा। चलो, पूरा ध्यान बोर्ड पे, पूरा ध्यान बोर्ड पे भैया। देवेंद्र जी, जाग रहे हो? मेरी क्लास अब बाद में स्टार्ट हुई, इसी साल। हाँ, अरे वापिस आऊंगा भाई मैं, टेंशन मत लो। अब टेंशन होती है सर। ये धमकी दे रहा है तू मेरे को कि चैलेंज दे रहा है? देख लेना भाई, अगर कुछ हो जाए वापस ही में, तो ये रहा आदित्य, जिम्मेदार, कि चैलेंज दिया था इसने। चलो, बोर्ड पे ध्यान। अरे तू इधर आ, फर्स्ट बेंच पे आ। अरे हाँ, आज बहुत अच्छा लगेगा, चल। अरे चल, तू इधर कोने में खिसक। तो सर उठा के जियो। तो सर झुका के जीना चाहता है तू? मिलता था क्या पहले? पिछली बार तो वहां भी ऐसे ही मिले थे लड्डू। लोग बीमार हो गए थे पिछले साल उससे बहुत ज्यादा। हाँ, एक फैकल्टी की जो वाइफ है ना, वो तो आईसीयू में एडमिट हो गई थी। हाँ, वो लड्डू में फंगस निकला था बहुत। तू रख लेना इस बार, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो, बोर्ड पे ध्यान। देखो सबसे पहले, अरे बस, हो गई मस्ती। अभी कौन बोल रहा है? चलो इधर ध्यान दो।
पढ़ लें, नहीं पढ़े? बड़ी मुश्किल से तो पहुंची है जिंदा तू यहाँ पे भी, और कल फिर गायब हो जाएगी। मैंने कहा ना, ये पोल खोल देगी इसकी। देख बेटा, ध्यान रखना, खतरनाक है ये। चलो बोर्ड पे ध्यान। सबसे पहली चीज तो यूनिवर्स। यूनिवर्स यहां पे टोटल जब भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स जब भी निकालना होगा तो पहले डेल्टा एस किसका निकालो, सिस्टम का, डेल्टा एस सराउंडिंग, और दोनों को क्या कर दो, ऐड। इसमें दो केस समझने, ध्यान से सीखना। पहला, डेल्टा एस टोटल, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस समझाया था मैंने, इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस होता है क्या, और हर पॉइंट पे क्या अचीव हुआ रहता है, इक्विलिब्रियम। यस और नो? और इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, इक्विलिब्रियम हर टाइप का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड अगर वहां लिखा हुआ है ना, इट मींस इट इज ऑल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑल टाइप्स का मतलब होता है मैकेनिकल, थर्मल, या जो भी इक्विलिब्रियम बन सकते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज ये हमारा सिस्टम है, तो बची हुई चीज पूरी अपनी क्या हो गई, सराउंडिंग्स, जिंदा हो गया। ये है सिस्टम, इससे लेट अस सपोज कुछ हीट रिलीज हुई, सिस्टम ने हीट तो क्या करी, रिलीज, तो सराउंडिंग ने हीट क्या करी, एब्जॉर्ब। ये दोनों चीजें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक जो रिलीज कर रहा है उसके लिए क्यू का साइन कैसा होगा, नेगेटिव, और ऐसे ही सराउंडिंग जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए क्यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी चीज, रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है तो इक्विलिब्रियम आया हुआ है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, टी। तो अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम निकालूं तो वो निकल के आएगा माइनस क्यू बाई टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हीट क्या हो गई, रिलीज, जिंदा हो गया। ऐसे सराउंडिंग की बात करूं मैं, डेल्टा एस सराउंडिंग तो क्या आएगा, प्लस क्यू बाई टी। डेल्टा एस टोटल, दोनों को ऐड करना है तो क्या ये जीरो आ गया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या आता है, जीरो, या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आता है, जीरो। ये तो हो गया अपना रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आता है अगला, इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पे थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से सीखना। ये अपना सिस्टम है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में बच्चों क्या हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अगेन वही चीज, लेट अस सपोज इसने हीट रिलीज करी तो यही हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, यस और नो? और एक चीज पढ़ी थी अपन ने, अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हीट का ट्रांसफर अपने आप हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, यस और नो? तो अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहा होगा, हाई, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहा होगा, लो। फिर ये क्यों सीखना है, डेल्टा एस सिस्टम निकालते हैं, ये आएगा माइनस क्यू अपॉन टी एच। ऐसे ही डेल्टा एस सराउंडिंग निकालूं तो ये आएगा प्लस क्यू अपॉन टी एल। मैं डेल्टा एस टोटल निकालने जाऊं अगर, तो डेल्टा एस टोटल आएगा माइनस क्यू अपॉन टी एच प्लस क्यू अपॉन टी एल। ये टेम्परेचर की वैल्यू हाई है क्या, अरे बोलो, ये टेम्परेचर की वैल्यू हाई,
माइनस को भूल जाओ या फिर Q कॉमन ले लो। क्या ये 1/TL माइनस 1/TH आ गया? कौन सा टेम्परेचर हाई है? TH वाला। अगर ये वैल्यू हाई है तो ये वैल्यू क्या हो गई? छोटी। ये है छोटी वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव। क्योंकि सिर्फ वैल्यू ली है, साइन तो ऑटोमेटिक ले चुके हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड है बस। ये पॉजिटिव, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसी में हमारे पास एक टेबल बन जाती है, ध्यान से सुनना। पहला, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स, ये किसके बराबर आया था? 0 के। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स 0 आ रहा है तो आप श्योरली कौन सा प्रोसेस बता सकते हो? रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि कोई एक प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वो अपने आप हो रहा है। इसका डेल्टा एस टोटल क्या आया? पॉजिटिव। या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स भी क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। तीसरा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसी के बिहाफ पर बनाया गया है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो मतलब जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव होगा उस प्रोसेस को क्या मान लिया गया? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब मुद्दे की बात, सर इससे गिब्स एनर्जी आया क्यों? इससे गिब्स एनर्जी आने का पर्पस सिर्फ एक ही था, यूनिवर्स या फिर टोटल एंट्रोपी चेंज निकालते टाइम आपको एंट्रोपी चेंज किस किस का निकालना है? सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हो, यस और नो? सिस्टम मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हो। जो पार्ट आप स्टडी कर रहे हो ना वो तो एक लिमिटेड पार्ट है, लेकिन यूनिवर्स में से अगर सिस्टम को हटा दो तो बचा कौन? सराउंडिंग एक बहुत लार्ज पार्ट है, बहुत वास्ट पार्ट है। इसका कैलकुलेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर इसका कैलकुलेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मतलब किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी मतलब वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पता करना डेल्टा एस यूनिवर्स के टर्म्स में बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। कारण सिंपल है, ये सराउंडिंग्स की कैलकुलेशंस करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा, क्योंकि वो पार्ट बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इतने वास्ट पार्ट की कैलकुलेशन करने में सबसे पहली चीज टाइम बहुत कंज्यूम होगा, मॉनेटरी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, प्लस इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद देखो जहां ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है ना वहां एरर आने के चांसेस भी ज्यादा होते। तो इन ऑल सराउंडिंग्स की कैलकुलेशंस करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसीलिए जब ये कैटेगराइजेशन किया गया टू कैलकुलेट, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, तो बोला गया ठीक है ये तरीका है एक, पर ये फिजिबल तरीका नहीं। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिसमें हम कैलकुलेशन सिर्फ सिस्टम की कर दें तो काम हो जाए। इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी वो पैरामीटर है जो आज तक भी
स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी या रिवर्सिबिलिटी चेक करने के लिए काम आता है। आप लास्ट में क्यों है? क्योंकि वो पूरे चैप्टर को कंबाइन करता है, उसमें सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके एक रिजल्ट बनाया गया। पल्ले पड़ा क्या? ठीक हो यहां तक? फिर गिब्स एनर्जी देखते हैं। हेडिंग लिख ली थी सबने? निकेत और सुमित फिर चिपक गए तुम दोनों। यहां लिख लेना टेम्परेचर इज सेम। बाद में डाउट आएगा इसमें क्यों लिया, बिकॉज क्यों सेम था? इन रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज प्रेजेंट। एक काम करते हैं, आज तक का जो होमवर्क है ना वो दे दूं, कल तक निपटा लोगे? कुछ पार्ट तो पहले ही दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का, और बचा हुआ एक दो दिन का और है बस होमवर्क। जितना हो सके निपटा लो आज, ताकि मैक्सिमम डिस्कशन तो कल ही फ्री हो जाएगा। बचेगा गिब्स एनर्जी का डिस्कशन बस। उसका सोल्यूशन यही है, नेक्स्ट वीक गिब्स एनर्जी के क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्लास बुला लूं क्या? 15 को? कितने लोग? 11 को जा रहे हो घर? घर जा रहे हो क्या? कौन कौन जा रहा है? कब कब जा रहे हो? 20 को? 20 को तो दिवाली है। घर कहाँ है? तो 21 को पहुंचेगी तू तो, दिवाली तो खत्म। ब्रेक बोला गया, दिवाली ब्रेक। तो जब दिवाली छोड़ना है तो छठ पूजा भी छोड़ दे, अगले साल मना लेना अच्छे से। तू वकील है सबका, फिर बोले जा रहा है बीच में। मैं क्लास से बाहर ही फेंकूंगा फिर सीधा। बदतमीजी नहीं। अपन कब जा रहे हैं तुम दोनों में से? 14 को? वापसी का 28-30 को। तो तेरी छठ पूजा नहीं है? 15 को इधर, 13 को वापसी पीछे वाली। तो तुम्हारा तो घर बगल में है, तुम तो 19 को रात को भी निकलोगे तो भी 1 घंटे में पहुंच जाओगे। छुट्टियां दिए जब 17 से, तो हम क्यों रुके हैं? है ना? और इधर कौन था लड़कों में? कब जा रहा है? 15 से? ये ऑनेस्ट जवाब है सर, वापसी घर वाले आने देंगे नहीं पता नहीं। और आगे वाला 17 को इधर।
16 को वापसी आ जाओगे ना वापस? पता बड़ा दिवाली बाद वापस आए, धमाका हो गया, आधी क्लास गायब है, घर वालों ने आने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। करीबन 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं इस बार। 1200 या 12,000 कुछ है, 12,000 ही है जहाँ तक है। और दिवाली एंड छठ पूजा स्पेशली। तो टिकट्स वगैरह देखते रहना। अभी ओपन ही नहीं हुई उसकी बुकिंग तो। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ है, स्पेशल ट्रेन की बात कर रहा हूँ। वो तो तत्काल में निकलेगा ना, तो तैयार रहना उसके लिए। जाने के भी मिल सकते हैं, देखो अभी नॉर्मली हर साल यही होता है। 12th और ड्रॉपर बैच में 10 दिन पहले पूछो तो सर 10% ही जा रहे होते हैं, और 10 दिन बाद 5 दिन बाद पूछो तो पता चलता है 50% क्लास जा रही है। अब तो यहाँ से सीधा मेडिकल कॉलेज ही जाएंगे। छोटी अन अकेडमी वैसे खूब देता है तुमको यार, क्या करोगे जाके? फ्लाइट से जाओ, लगाओ 20,000 का टिकट, दिल्ली से जाना हो। कोई बात नहीं, मत जाओ, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है, मत जाओ। मैच बंद नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हॉस्टल वाले कंबाइन कर देंगे हॉस्टल्स को। मैच बंद रहेगा 2 दिन, एडजस्ट कर लो, बढ़िया है। उसी उसी टाइम आ जाओ। उस टाइम पे पता है सबसे बेस्ट मौसम होता है कोटा का, खाली रहते हैं रोड्स, बकायदा जितने भी फूड जॉइंट्स वगैरह होते हैं तुम प्रॉपरली ट्राई कर सकते हो। उनके भी लोगों को फ्री टाइम होता है तो बढ़िया से बना के देते हैं खाना। हम लोग तो एक्चुअली कोटा के जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, वो दिवाली पे ही घूमते हैं स्टूडेंट एरिया के रेस्टोरेंट्स वगैरह। ये रियलिटी है। तो इस टाइम पे तो मजेदार चीज होती है कि हाँ खालीपन मिलेगा बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, आगे जाकर जब जॉब में जाओगे ना, या किसी बिजनेस में जाते हो, किसी में भी जाते हो, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर गोल। गोल ओरिएंटेड नहीं रहे ना तो फिर त्योहार ही त्योहार मनाते रह जाओगे बस। फिर पहली चीज होती है गोल, दिमाग में एक रहना चाहिए, ये करना है, इसके लिए जो जो करना पड़ सकता है करो। बाकी सब तो तुम समझदार हो ही थी, और इच्छाधारी भी हो। करना तुम्हें अपना मन का ही है। क्यों पहलवान, घर कब जा रहा? ठीक। सुमित नहीं जा रहा क्या? तुम लोग भी नहीं जा रहे इधर? तूने कितनी क्लासेस करी है अभी तक गिनती की, ऑफलाइन? 20% है ना? हाँ, वीकली वंस, मैक्सिमम ट्वाइस, है ना? दवाई का डोज है तो, मंदिर है तो ढोक दे जाओ बस, हफ्ते में 2 बार। फिर वापसी कब है तेरी? अच्छा, जल्दी आ गई। अच्छा, जाने की कंफर्म नहीं हुई, और नहीं हो तो? अच्छा, उल्टा नहीं होती है इस टाइम कंफर्म, एसी वेटिंग्स तो स्लीपर में फिर भी हो जाती है। टिप लिया? नहीं, अभी तक नहीं गया। भीड़ कम हो गई ना इस बार, लगभग पिछले 2 साल में अगर देखोगे तो 80,000 बच्चे का डिफरेंस है, 80,000 पिछले 2 साल में। बालकनी, यहाँ पीछे वाली बालकनी से झूले वाला मेला दिखता है पूरा। मैंने कब बताया? सारी खबरें रखता है ये खबरी इंसान, रखना पड़ता है।
मेले में हर रोज तो बारिश पड़ जा रही है। कल फिर बारिश पड़ी और इतनी जोर की पड़ी, हालत खराब हो गई मेले वालों की। और इस टाइम पे क्या सबसे बड़ा खतरा ये है, उस दिन तो बारिश भी पड़ गई थी, तुम लोग गए थे क्या टेस्ट के बाद? हाँ उस दिन कम भीड़ थी इस बार। और रावण ही नहीं जला। नहीं ब्लास्ट ब्लास्ट तो नहीं होता। कितने लोग 16-17 के, मतलब 16-17 को यही हो? 17 को आतिशबाजी होगी वहाँ, फिनिशिंग मतलब एंडिंग, एंडिंग समारोह होता है ना जो, बहुत जोरदार। नहीं धनतेरस के एक दिन पहले, धनतेरस को नहीं होता कभी भी, धनतेरस के एक दिन पहले वो याद किया हुआ है लोगों ने धनतेरस से। बहुत जोरदार मतलब फायर वर्क होते हैं उस दिन आना। टाइमिंग शाम का ये 7 से 9। और उस दिन क्या होता है ना, एंडिंग होता है, तो जो लोग कोटा में रुके हो ना, तो 18-19 को शॉपिंग करने जाना। इतना बढ़िया बार्गेनिंग होता है वहां पे, मेला खत्म होने के बाद मजा आ जाएगा। 2,000 का चीज 200 में भी मिल जाता है। रियलिटी है ये, तुम लोग तो रुके हो ना सब, जाओ शॉपिंग करने बड़ी। तुम लोग भी रुके हो। बस वहां ध्यान रखना, कोई चीज पसंद आ रही हो तो उसको पता नहीं चलना चाहिए तुम्हें पसंद आ गई है। एक ही लाइन बोलना, आगे खूब दुकानें हैं भैया, दे रहे हो तो दो, नहीं तो रहने दो। आगे दुकान नहीं मिले तो वापस आके ले जाना, रेट तो वही रहेगी आखिर में तो। है, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है वहां पे, आइटम्स खूब है। अब क्या हुआ, मेन्यू सुनाओ सुनाओ तेरे को जैसे। ये चाहता ही है आज के बाद क्लास में नहीं बैठे, ऑनलाइन अटेंडेंस चलेगी इसकी फिर। जाओ एक बार घूमो वहां पे, अलग अलग फूड जॉइंट्स हैं। अब तो अच्छे अच्छे जॉइंट्स भी आने लग गए वहां पे। जो तुम लोग यहाँ कोटा के लोकलाइट नहीं होते, दूर तो जा नहीं सकते, वहां पे एक शेखावाटी ढाबा है, पहली बार आया है। अभी तो भीड़ थी उस दिन तो खूब। वो एक्चुअली भीड़ इसलिए थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया दशहरे मेले में, वो फर्स्ट टाइम आया है ना इस साल। मेन ब्रांच बूंदी रोड पे, हाईवे पे है, यहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर है। 18 है। हाँ देवेंद्र, कितनी बार हुआ यहाँ? 15 बार हुआ यहाँ? तभी सोचू बेटा मैं, सुबह को नींद में क्यों रहता है तू? वो रात वाला जगह है ना। नहीं फैमिली आउटलेट्स हैं वो सारे, फैमिलीज आती हैं खूब, तो ग्रुप बना के जा सकते हो आराम से कभी भी। बस कोशिश यही करना, पंगे मत करो कहीं पे भी। देखो अगली हेडिंग, एंट्रोपी की लास्ट हेडिंग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। पहले थर्ड लॉ भी सिलेबस में था बट अब हट चुका है। वो फ्लोट था, ये स्लॉट है। वो ट्लॉट था, एक जलोट भी था, वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा तुमको। फर्स्ट पॉइंट, इट स्टेट्स अबाउट, it states about the direction of flow of heat. It states about the direction of flow of heat. Second point, according to this law, according to this law, फिर इसी में ए और बी करके लिखना। ए पॉइंट, all natural processes, all natural processes in the universe are irreversible and spontaneous, are irreversible and spontaneous. B point, so से बी पॉइंट में लिखना, सो ड्यू टू स्पॉन्टेनिटी, ड्यू टू स्पॉन्टेनिटी
comma, entropy of the universe keeps on increasing, keeps on increasing continuously. C point, for natural processes, comma, delta S total or delta S universe is positive. D point, it also means, अच्छा यूनिवर्स कौन से सिस्टम का एग्जांपल था? हाँ, it also means that entropy of an isolated system, entropy of an isolated system always increases, always increases. फिर अगली हेडिंग बनाओ, गिव्स फ्री एनर्जी, इसी को फ्री एनर्जी भी बोल देगा तो घबराना नहीं है। इसका मेन सिंबल तो जी होता है, पर कभी कभी किसी बुक में बाय चांस एफ मिल सकता है। एक स्मॉल एफ मिलेगा फिजिक्स में, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये कैपिटल एफ है। ये बाय चांस मिलेगा क्योंकि कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अदर देन आईयूपीएसी ये सिंबल यूज कर लेती, तो बुक्स में मिल सकता है। एनसीईआरटी में एक दो जगह गिवन है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, it is defined it is defined at constant pressure and temperature. It is defined at constant pressure and temperature to predict to predict the spontaneity of any process, the spontaneity of any process with the help of spontaneity of any process with the help of data of the system, with the help of data, data, data of the system. Second point, it is a thermodynamic quantity. It is a thermodynamic quantity which is used to measure, which is used to measure the capacity of the system, which is used to measure the capacity of the system to to do useful work. Third point, it also means it also means gives energy of a system is that part
gives energy of a system is that part of total energy of the system is that part of the total energy of the system which can be converted which can be converted into useful work into useful work. Fourth point, it is an extensive property and a state function. It is an extensive property and a state function. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. गिब्स एनर्जी को डिफाइन किया गया है फॉर सिस्टम, जिससे पता चले स्पॉन्टेनिटी, और इसको डिफाइन किया गया है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे. पहले पढ़ा क्या? अब क्या होता है गिब्स एनर्जी? तो देखो सिंपल सी बात है, दुनिया में हर किसी के पास एक टोटल एनर्जी, उस टोटल एनर्जी को हर कोई दो तरीके से यूज करता है. एक होता है यूजफुल एनर्जी, जो काम की चीजों में यूज करी अपन ने. एक होता है नॉन यूजफुल एनर्जी, जहां पे एनर्जी हमने वेस्ट कर दी. सिंपल सा लॉजिक, खाना खाया, एनर्जी मिली, तीन चार ऑप्शंस थे, पढ़ाई करना, पढ़ाई कर ली, यूजफुल कन्वर्जन कर लिया. दूसरा ऑप्शन, मटर गश्ती कर ली, घूम लिए, भटक लिए, गाने सुन लिए, ये नॉन यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. पर जनरली टोटल एनर्जी हमेशा किसी एक में कन्वर्ट नहीं होती, हमेशा दोनों का क्या बनती है? कॉम्बिनेशन. तो एक्चुअल में गिब्स एनर्जी क्या है? गिब्स एनर्जी वो एनर्जी है जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हो. पहले पढ़ा गया. जैसे सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी टोटल एनर्जी हमेशा दो का समेशन होती है. एक होती है यूजफुल एनर्जी और एक होती है नॉन यूजफुल एनर्जी. अब इसको सिंबॉलिकली कैसे यूज करते हैं? तो टोटल एनर्जी पहले भी बताया था, एंथैल्पी को बोलते हैं. क्योंकि एंथैल्पी में याद करो, एक तो खुद की इंटरनल एनर्जी आ गई थी, साथ में वो पीवी एनर्जी, एग्जिस्टेंस एनर्जी आ गई थी, बताया था. तो टोटल एनर्जी का सिंबल कौन होता है? एच. यूजफुल एनर्जी को बोला गया है किसको? गिब्स एनर्जी को. अब आता है ये नॉन यूजफुल एनर्जी कौन सी? तो जब तुमने खाना खाया तो तुम्हारी एनर्जी नॉन यूजफुल वेस्टेज कौन सी वाली कही जाएगी? जो तुमने रैंडम मोशन में यूज कर ली. यस और नो? रैंडम मोशन मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी. तो जो एनर्जी एंट्रोपी को बढ़ाने में वेस्ट कर दी वो नॉन यूजफुल एनर्जी होगी. तो फॉर्मूला कहां से आएगा? तो डेल्टा एस बराबर क्या था? क्यू बाई टी. तो क्यू मतलब हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो क्यू बराबर क्या आ गया? टी इंटू एस. तो यहां पे आ गया टी इंटू एस. यहां से जी का फॉर्मूला आया एच माइनस टी एस. अब अगेन सिंपल सी बात है, ना तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो ना इसकी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? चेंज. चेंज निकालेंगे, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है. जिंदा हो गया. क्या फॉर्मूला आया? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. याद करो, इसका खुद का फॉर्मूला है क्या? डेल्टा एस के भी खुद के फॉर्मूले हैं क्या? मतलब डेल्टा एच में डेल्टा ई भी आ गया, डेल्टा ई में पीवी भी आ गया. डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू था ना. तो मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ इसी एक ही फॉर्मूले में कंबाइंड. पल्ले बड़ा क्या? जाग रहे हो क्या? अब इसको अगर
स्टैंडर्ड ले लें, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm जनरली, बट प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं होता है। टेम्परेचर फिक्स है कितना, 25 डिग्री। जब भी ये स्टैंडर्ड होगा तो डेल्टा जी की जगह लिखा जाएगा डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच की जगह क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एच नॉट, और डेल्टा एस की जगह क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एस नॉट। बस नॉट लग जाएगा ऊपर। नॉट लगते ही समझ जाना है कंडीशन कौन सी वाली आ गई, स्टैंडर्ड कंडीशन। पल्ले पर आ गया, हाँ या नहीं। अब एक रिलेशन और है, क्योंकि गिब्स एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किस में कन्वर्ट की जा रही है, यूजफुल वर्क में, यस और नो। तो सिंपल सा लॉजिक है, वर्क में एनर्जी कंज्यूम होगी ना, यस और नो। वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो लेट अस सपोज तुम्हारी गिब्स एनर्जी थी 100 जूल। कितनी एनर्जी थी, 100 जूल। तुमने वर्क में काम में ले ली 50 जूल। कितनी काम में ले ली, 50। फाइनल कितनी हो गई, 50 हो गई ना, हाँ या नहीं। कितनी हो गई, 50। डेल्टा कितना आया, डेल्टा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का चेंज कितना आया, 50 नहीं, -50। वर्क कितना था, 50। डेल्टा जी कितना, -50। तो क्या मैं बोल सकता हूं यूजफुल वर्क में काम आने वाली एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट, माइनस डेल्टा जी। साइन बराबर करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल कर पाओगे। तो यहां से एक रिजल्ट आता है जिसको बोला जाता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी सिस्टम एंड यूजफुल वर्क। रिलेशन आता है डेल्टा जी सिस्टम बराबर -W यूजफुल। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आप डेल्टा जी फाइंड करोगे तो सिंपल सी बात है ना, 100 में से 50 काम आ गई तो फाइनल तो 50 ही रह गई ना, तो ये तो साइन नेगेटिव दे देगा। जबकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी जो काम में ली गई ये तो पॉजिटिव ही थी ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे क्या लगाया गया, माइनस। इसी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। क्या मैं बोल सकता हूं डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन, या फिर एनर्जी यूज्ड इन यूजफुल वर्क। डिक्रीज क्यों, 100 था, फाइनल कितना हो गया, 50, तो गिरा कितना, 50। अब पॉजिटिव, माइनस को वर्ड में क्या लिखा, डिक्रीज, पल्ले पड़ा गया। तो अभी तक 3 फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, पल्ले पड़ा गया, अरे बोलो। फिर आया दूसरा डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। तीसरा फॉर्मूला डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू -W यूजफुल। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या बोलूं, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन, पल्ले पड़ा गया। अब यहीं पे एक इक्वेशन होती है जिसको अपन बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नाम सुना है क्या, नर्स्ट इक्वेशन सुना है नाम। इक्वेशन होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। क्यू देखा देखा लग रहा है क्या, क्यू कौन है, रिएक्शन कोशेंट, हाँ या नहीं। क्यू कौन है, रिएक्शन कोशेंट। डेल्टा जी नॉट को क्या बोलोगे, गिब्स एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा जी को गिब्स एनर्जी चेंज। आर कौन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी कौन, इन केल्विन, पल्ले पड़ा गया। अब आता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस,
फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, ये आगे रिलेशन पढ़ेंगे तब आएगा, अभी याद रखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी क्या होता है, जीरो, पुट करो जीरो। साथ ही साथ इक्विलिब्रियम पर क्यू की वैल्यू के बराबर होती है क्या, तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आएगा, देखो कैसे, क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग क्यू की जगह क्या बन जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम। ये आ गया तुम्हारा चौथा फॉर्मूला। इसी को कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, क्यों, 2.303 इंटू लॉग एल एन के बराबर होता है क्या। अभी आज यही चार फॉर्मूले देखेंगे, टीपो यहां तक। तो मॉड्यूल तो बेटा टिक कर रखे हैं होमवर्क। कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 5 तक सब कर लेना। अब एग्जाम्पल की नंबरिंग क्या हर बार 1 2 3 4 की हुई है इन्होंने। पेज 149 तक कॉन्सेप्ट बिल्डर 5 तक सब कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 1 में वन से लेकर 54 तक कंप्लीट कर लो। ये आज में हो जाएगा ना, मैक्सिमम तो हो चुका है इसमें से भी, टिपते जाओ। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7 दे रखे हैं क्या पहले, ये नहीं दिए शायद ना। 11, 15, 3 में 3, 4, 7, 8, 9, 13, 1 3 13, 14। ये कल डिस्कस भी करेंगे, है ना, इनको निपटा लेना। रुक जाओ 5 सेकंड से। टोटल 4 फॉर्मूले आ गए, 2 और आएंगे बस, और एक टेबल बनेगी शॉर्टकट वाली। गिब्स एनर्जी का फिर कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। टिप लिया सबने, फिर रह गया तो स्लाइड नंबर लिख लिया करना, तो परेशान होता है, तो शाम को तो मिल जाएगी ना।
या लिख लो चाहो तो नास्ट इक्वेशन। इसी तुम्हारी इलेक्ट्रो की नर्स्ट इक्वेशन भी बनेगी। एक्चुअल नर्स्ट इक्वेशन यही है। अच्छा, पिछले चैप्टर्स की मॉड्यूल सबकी कंप्लीट है? जिसकी जो पेंडिंग है कंप्लीट कर लो बेटा। कारण अभी देखो इनऑर्गेनिक जस्ट स्टार्ट होगी तो मतलब इनिशियली इतना लोड रहेगा नहीं होमवर्क का। तो एक दो दिन 3 दिन जो भी मिल रहे हैं, फिर संडे आ जाएगा, तो इस बीच में अपना पेंडिंग निपटा सकते हो खूब टाइम है। क्योंकि अब बड़े चैप्टर में अपना एक ही बच रहा है बस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी सब अब छोटे छोटे चैप्टर्स ही हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले अपन रेडॉक्स पढ़ेंगे अब। थर्मो के बाद रेडॉक्स ले लें। एटॉमिक बिल्कुल हटके है, वो साथ में आखिरी में ले लेंगे। थर्मो से क्या रिलेटेड भी है इलेक्ट्रो। तो रेडॉक्स और इलेक्ट्रो लेकर फिर क्या बचेगा, सॉल्यूशंस। मोल और सॉल्यूशन आ जाएंगे, लास्ट में एटॉमिक आ जाएगा। एक और है चैप्टर है ना, वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी है ना तुम्हारा, वो तो पता ही होगा तुमको। है वो? नहीं, फिजिकल वाला पार्ट तो मैं पढ़ाऊंगा, एक दिन का ही हो तो। उसमें सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट है।